आज हम भारत की नदियों का पूरा जाल समझेंगे। इस वीडियो में हम हिमालयन पेनिनसुलर नदियों का अंतर और उनके अनोखे ड्रेनेज पैटर्न्स देखेंगे। भारत की नदियों को दो बड़े हिस्सों में बांटते हैं, उत्तर की हिमालयन रिवर्स और दक्षिण की ओर बहने वाली पुरानी पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालय की नदियां पेरेनियल होती हैं, इन्हें साल भर बर्फ और बारिश से पानी मिलता है, इसलिए ये नदियां कभी भी नहीं सूखती हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण की नदियां सीजनल होती हैं, इनका बहना पूरी तरह मॉनसून पर निर्भर है। बारिश कम हुई तो ये सूख जाती हैं। हिमालय की नदियां एंटीसीडेंट हैं, मतलब पहाड़ बनने से पहले ही इन्होंने अपना रास्ता काट लिया था। ये नदियां बहुत ही ज्यादा जिद्दी होती हैं। दक्षिण की नदियां कॉन्सिक्वेंट होती हैं, ये नदियां बस जमीन के पुराने ढलान को फॉलो करती हैं और अपना रास्ता कभी भी नहीं बदलती हैं। जब नदियां पेड़ की टहनियों जैसा आकार बनाती हैं तो उसे डेंड्रिटिक पैटर्न कहते हैं। उत्तर भारत के मैदानों में यही डिजाइन सबसे अधिक पाया जाता है। जब नदियां एक केंद्रीय पहाड़ी से चारों तरफ बाहर की ओर बहती हैं तो उसे रेडियल पैटर्न कहते हैं, जैसे अमरकंटक से निकलने वाली नदियां। अगर नदियां एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं तो उसे ट्रेलिस पैटर्न कहते हैं। ये डिजाइन अक्सर फोल्ड पहाड़ों में दिखाई देता है। जब चारों तरफ से नदियां आकर एक ही सेंटर या झील में गिरती हैं तो उसे सेंट्रिपेटल पैटर्न कहते हैं, जैसे मणिपुर की लोकतक झील। हिमालय की नदियां मैदानों में आकर मियांडर्स बनाती हैं। ये किसी सांप की तरह बल खाती हुई चलती हैं और मिट्टी का बहुत कटाव करती हैं। तो ये थे भारत के ड्रेनेज के मजेदार फैक्ट्स। अगली क्लास में हम राजा की तरह बहने वाली इंडस रिवर सिस्टम को अच्छे से समझेंगे। आज हम भारत की उन नीली नसों का राज खोलेंगे जो हमें पानी और जीवन देती हैं। चलिए नदियों के जादुई सफर पर चलते हैं। नदियां दो प्रकार की होती हैं, हिमालयी नदियां जो बर्फ से बनती हैं और दक्षिण भारत की नदियां जो केवल वर्षा जल पर निर्भर रहती हैं। ये नदियां वर्ष भर बहती रहती हैं क्योंकि इन्हें पिघलती बर्फ से जल मिलता है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र उत्तर भारत की जीवन। दक्षिण भारत की नदियां मॉनसून पर निर्भर रहती हैं। गर्मियों में ये सूख सकती हैं, जबकि वर्षा में गोदावरी और कृष्णा प्रचंड बहने लगती। भारत का अधिकांश जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। केवल थोड़ी नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं। बड़े अपवाह क्षेत्र वाली नदियां मेजर कहलाती हैं, जबकि छोटी धाराएं माइनर। गंगा सहित 14 प्रमुख नदियां भारत की मुख्य जल शक्ति हैं। अरावली और पश्चिमी घाट जल विभाजक हैं। ये तय करते हैं कि कौन सी नदी पूर्वी समुद्र में गिरेगी और कौन पश्चिमी में। कुछ नदियां समुद्र तक नहीं पहुंचती। राजस्थान की लूनी नदी रेगिस्तान की रेत में ही विलीन हो जाती है। तटीय नदियां छोटी पर तीव्र होती हैं। ये बिजली उत्पादन और तटीय सिंचाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती अनोखी नदियां हैं। ये डेल्टा नहीं बनाती बल्कि सीधे अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियां भारत की धड़कन है। ये हमें जल, भोजन, ऊर्जा और सभ्यता देती हैं, इसलिए इनका संरक्षण हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। पर क्या आप जानते हैं कि ये नदियां हमेशा ऐसी नहीं थी? अगली क्लास में हम हिमालयी अपवाह तंत्र के विकास को समझेंगे। क्या आप जानते हैं कि हिमालय की सभी नदियां कभी एक ही विशाल नदी का हिस्सा थीं? आज हम इंडो ब्रह्म सिद्धांत का रहस्य समझेंगे। करोड़ों साल पहले यहाँ एक ही महानदी बहती थी, जिसे इंडो ब्रह्म कहते थे। ये असम से पंजाब तक बहने वाली विशाल धारा थी। कोटवार पठार के ऊपर उठने से ये महानदी 3 भागों में टूट गई। सिंधु, गंगा और पूर्व की ओर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी बनी। अपनी युवावस्था में हिमालयी नदियां पहाड़ों से अत्यंत वेग से गिरती हैं। यहाँ इनका कार्य गहरी घाटियां काटना होता है। हिमालय में ये नदियां कठोर चट्टानों को काटकर गहरे गर्त बनाती हैं। ये आई आकार घाटियां इनकी अपार शक्ति का प्रमाण है। ऊंचे पहाड़ों में ये नदियां वी आकार घाटियां और झरने बनाती हैं। यहाँ जल का दबाव इतना होता है कि चट्टानें भी कट जाती हैं। जैसे ही नदियां मैदानों में प्रवेश करती हैं, उनकी गति धीमी हो जाती है। यहीं से इनके जीवन की मध्य अवस्था प्रारंभ होती है। मैदानों में स्थान अधिक होने से नदियां सांप की तरह बल खाकर बहती हैं। भूगोल में इन घुमावदार मार्गों को मियांडर कहा जाता है। अंतिम अवस्था में नदियां शांत होकर लाई हुई मिट्टी बिछाती हैं और विशाल उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, जहां जीवन भरपूर विकसित होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां आज भी उस प्राचीन प्रणाली की विरासत है, जो हिमालय से निकलकर करोड़ों जीवनों को पोषित करती हैं। ये था हिमालयी नदियों का जन्म और विकास का अद्भुत सफर, जिसने भारत की धरती, सभ्यता और जीवन को आकार दिया। अब क्या आप जानना चाहेंगे कि गंगा नदी तंत्र कैसे बनता है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? अगली क्लास उसी पर होगी।
आज हम गंगा को उसके ओरिजिन से लेकर बे ऑफ बंगाल तक ले चलेंगे, तो आइए इस महान नदी के रोमांचक सफर को नजदीक से देखें। दोस्तों, आज हम सतोपंत ग्लेशियर पहुंचे हैं। यहीं से अलकनंदा नदी का ओरिजिन होता है, जो आगे चलकर गंगा की पवित्र धारा बनती है। अब रुक करते हैं विष्णुप्रयाग का। यहाँ अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है, जिसे पंच प्रयाग की श्रृंखला में पहला स्थान मिला। नंदा प्रयाग की इन ठंडी लहरों को देखो। यहाँ नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है, जिससे इस पावन जलधारा की गति और तेज हो जाती है। चलिए अब कर्णप्रयाग चलते हैं। यहाँ पिंडर नदी अलकनंदा में मर्ज होती है, जिससे ये महान रिवर सिस्टम और भी विशाल बनता है। रुद्रप्रयाग की इन ऊंची सीढ़ियों को देखिए। यहाँ मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है और पूरे वातावरण में दिव्य सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। हम गोमुख के इस बर्फीले मुहाने पर खड़े हैं। भागीरथी नदी इसी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अपना कठिन सफर यहीं शुरू करती है। देवप्रयाग के इस महान संगम को पहचानो। यहाँ भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा का निर्माण होता है, जो पूरे भारत को सींचती है। हरिद्वार के इन विशाल घाटों की भीड़ के बीच शामिल हो जाइए। गंगा यहाँ पहाड़ों को छोड़कर प्रथम बार प्लेन्स में प्रवेश करती है और आधार बनती है। प्रयागराज का ये विशाल संगम देखिए। यहाँ यमुना नदी गंगा में मिलती है, जो इस पूरे बेसिन की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। गौर से देखिए फरक्का बराज के विशाल फाटकों को। यहाँ गंगा नदी दो धाराओं हुगली और पद्मा के रूप में पूरी तरह विभाजित हो जाती है। सुंदरबन के इस अंतिम छोर को महसूस कीजिए। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जहाँ गंगा अंत में बे ऑफ बंगाल में समा जाती है। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के उस विशाल सफर को समझेंगे, जो हिमालय से निकलकर कई देशों को पार करती हुई समुद्र तक पहुंचती है। दोस्तों, आज हम अंगसी ग्लेशियर पहुंच गए हैं। यहीं से ब्रह्मपुत्र का जन्म होता है, जिसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है। जरा देखो, ये नदी तिब्बती पठार पर लगभग 1600 किलोमीटर बहती है। यहाँ इसे यारलुंग सांगपो नाम से पुकारा जाता है। अब हम नामचा बारवा के पास हैं। यहाँ नदी अचानक मुड़कर दुनिया का सबसे गहरा यारलुंग सांगपो कैनियन बनाती है। देखो, ये सियांग नदी है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। इस संगम को पहचानो। लोहित और दिबांग के मिलने के बाद असम घाटी में ये विशाल नदी ब्रह्मपुत्र कहलाती है। जरा सुबनसिरी की ताकत देखो। ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो उत्तर दिशा से आकर इसमें मिल जाती है। अब दक्षिण की नदियां देखिए। धनसिरी और कोपिली जैसी सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र के बाएं किनारे से आकर इसमें समा जाती हैं। दुनिया के सबसे बड़े बसे हुए नदी द्वीप माजुली को देखो। ये असम में ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच स्थित एक अद्भुत रत्न है। मॉनसून में ये नदी रौद्र रूप लेती है। भारी बारिश के कारण यहाँ भीषण बाढ़ आती है और लगातार मिट्टी का कटाव होता है। ऊपर बने जांगमू डैम को देखिए। चीन के इन बांधों पर भारत हमेशा कड़ी नजर रखता है, ताकि पानी कम ना हो। बांग्लादेश में है। यहाँ तीस्ता नदी इसमें मिलती है और इसके बाद इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। इस अंतहीन मुहाने को महसूस करो। अंत में ये गंगा और मेघना के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। हिमालय से भी पुरानी और रहस्यों से भरी। आज हम दक्षिण भारत की उन नदियों को जानेंगे जो अरबों साल से यहाँ बह रही हैं। वेस्टर्न घाट इस क्षेत्र का मुख्य वाटर डिवाइड है, जहाँ से अधिकांश नदियाँ निकलकर सीधे बे ऑफ बंगाल की ओर बहती हैं। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कई राज्यों की प्यास बुझाती है। अब कृष्णा नदी को देखिए। ये महाबलेश्वर से निकलती है और आंध्र प्रदेश में एक विशाल फर्टाइल डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। ओडिशा में बहने वाली इस नदी पर विश्व प्रसिद्ध हीराकुड डैम बनाया गया है। कावेरी एक पेरेनियल नदी है, क्योंकि इसे दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दोनों मॉनसून से पूरे वर्ष पर्याप्त जल मिलता है। नर्मदा की गर्जना सुनिए। ये अमरकंटक हिल्स से निकलकर संकरी रिफ्ट वैली में बहती हुई अरेबियन सी में गिरती है। अब तापी नदी को देखिए। ये नर्मदा के समानांतर रिफ्ट वैली में बहती है और अंत में अरेबियन सी में विलीन हो जाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां छोटी होती हैं। तेज ढलान के कारण ये डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुअरीज बनाती हैं। चंबल और बेतवा जैसी नदियां उत्तर की ओर बहती हैं। ये अंत में यमुना और गंगा के विशाल तंत्र में मिल जाती हैं। ये नदियां परिपक्व अवस्था में हैं। कठोर चट्टानों पर बहने के कारण इनके मार्ग फिक्स्ड रहते हैं और मियांडरिंग बहुत कम होती है। इन नदियों ने जमीन ही नहीं, शहर बसाए। अगली वीडियो में जानेंगे भारत में कौन सी नदी किस शहर को जीवन देती। भारत की सभ्यताएं नदियों के किनारे फली और बढ़ी। आज हम उन नदियों और शहरों की कहानी को नजदीक से समझेंगे। दोस्तों,
आज हम यमुना के किनारे खड़े हैं। ये नदी दिल्ली और आगरा जैसे ऐतिहासिक शहरों को जीवन और जल प्रदान करती है। अब गंगा की गोद में बसे वाराणसी को देखिए। यहाँ हरिद्वार, कानपुर और पटना जैसे बड़े शहर इस महान जीवन धारा पर निर्भर हैं। जरा ब्रह्मपुत्र की लहरों को महसूस कीजिए। ये विशाल नदी डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी जैसे शहरों को व्यापार और पानी का सहारा देती है। अब हम नासिक में गोदावरी के तट पर हैं। ये प्रायद्वीपीय नदी राजमुंदरी जैसे शहरों के लिए संस्कृति और जल का स्रोत है। नर्मदा की इन संगमरमर की वादियों को देखो। जबलपुर जैसे शहर इसी महान और पवित्र नदी के आशीर्वाद से आज तक फल फूल रहे हैं। अब सूरत के ऐतिहासिक तापी तट को देखिए। तापी नदी गुजरात के इस प्रमुख व्यापारिक केंद्र के लिए सदियों से मुख्य आधार रही है। चलिए साबरमती के इस आधुनिक किनारे पर चलते हैं। अहमदाबाद शहर की पूरी रौनक और इतिहास इसी शांत नदी से जुड़ा हुआ है। अयोध्या की पावन सरयू नदी को प्रणाम कीजिए। यह पवित्र जलधारा सदियों से इस महान और धार्मिक नगरी की पहचान बनी हुई है। अब हैदराबाद के मूसी तट की ताकत देखो। ये नदी दक्षिण भारत के इस शाही शहर की प्यास बुझाने का मुख्य स्रोत है। महानदी के इस विशाल विस्तार को गौर से देखिए। कटक जैसे पुराने शहर इसी शक्तिशाली नदी के किनारे अपनी संस्कृति को संजोए हैं। अब झेलम की इन वादियों का आनंद लीजिए। श्रीनगर का सारा सौंदर्य और जीवन इसी बहती हुई ठंडी और शांत जलधारा में है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली वीडियो में जानेंगे भारत के वेटलैंड्स और रामसर साइट्स जैसे संवेदनशील जल क्षेत्र। दोस्तों, आज हम भारत के वेटलैंड्स खोजेंगे। ये इकोसिस्टम धरती के नेचुरल क्लीनर होते हैं जो पानी को अपने आप साफ और शुद्ध बनाए रखते हैं। अब जानते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर 1971 में हस्ताक्षर हुए ताकि वेटलैंड सुरक्षित रह सके। जरा केओलादेव नेशनल पार्क देखिए। ये राजस्थान में स्थित भारत की पहली रामसर साइट है जहां हजारों प्रवासी पक्षी हर साल आते हैं। अब रुख करते हैं चिलिका लेक का। ये भारत की सबसे बड़ी कोस्टल लगून है और रामसर सूची में इसे विशेष स्थान प्राप्त है। चलिए हिमालय की ऊंचाई पर स्थित त्सोकर झील देखते हैं। ये दुर्लभ वेटलैंड है जो काली गर्दन वाले सारस का घर है। अब मणिपुर की लोकटक लेक के ये तैरते फमडीज देखिए। ये मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में शामिल भारत की एक अत्यंत संवेदनशील रामसर साइट है। जरा सांभर लेक का सफेद मैदान देखिए। ये भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट लेक है जहां गुलाबी फ्लेमिंगो प्रजनन करते हैं। अब दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव सुंदरबन को देखिए। ये भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है जो तटों को तूफानों से बचाती है। अब केरल की वेम्बनाड लेक को गौर से देखो। ये भारत की सबसे लंबी झील है और बायोडायवर्सिटी के मामले में बहुत समृद्ध है। चलिए अब रेणुका झील को पहचानते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है जो प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। जरा सोचिए, ये वेटलैंड्स बाढ़ रोकते हैं और कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन करते हैं। इनके बिना न शहर सुरक्षित रहेंगे न खेती टिक पाएगी। दोस्तों, अगली वीडियो में हम लेक्स ऑफ इंडिया की सैर करेंगे। क्या आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? नदियां हमेशा बहती रहती हैं, पर झीलें हजारों साल का भूगोल एक जगह थामे खड़ी हैं। चलिए इन शांत जल महलों का रहस्य समझते हैं। जरा गौर कीजिए, कोई झील जमीन धंसने से बनी तो कोई नदी के मुड़ने से। चलिए देखते हैं ये प्राकृतिक जल रूप कैसे जन्म लेते हैं। यहाँ देखिए, जब नदी अपना मुड़ा रास्ता छोड़कर सीधी बहने लगती है तब ऑक्सबो लेक बनती है। वुलर लेक इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। वैज्ञानिक दृष्टि से वुलार झील जमीन की हलचल यानी टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है। इसी कारण ये भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है। अब ध्यान दीजिए, जब समुद्र का पानी रेत की दीवारों के पीछे फंस जाता है तब लगून बनता है। चिलिका लेक इसका सुंदर उदाहरण है। चलिए चिल्का झील चलते हैं। ये भारत की पहली रामसर साइट है जहां हजारों प्रवासी पक्षी और दुर्लभ इरावदी डॉल्फिन सुरक्षित रहते हैं। जा सोचिए, हजारों साल पहले अंतरिक्ष से उल्कापिंड गिरा और बनी लोनर लेक। ये बेसाल्ट चट्टान पर बनी दुनिया की अनोखी झील है। एक रोचक तथ्य, कभी कभी लोनार झील का पानी पूरी तरह पिंक दिखता है। ये खारेपन और विशेष सूक्ष्म जीवों के मेल से होता है। अब ये दृश्य देखिए। राजस्थान की सांभर लेक भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट लेक है। यहाँ का नमक पूरे क्षेत्र की जरूरतें पूरी करता है। यहाँ नदियाँ अंदर आती हैं, बाहर नहीं जाती। भूगोल में इस अनोखे बहाव को सेंट्रिपिटल ड्रेनेज कहा जाता है। ये व्यवस्था काफी दुर्लभ होती है। तो दोस्तों, ये झीलें पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती हैं और जीवन को सहारा देती हैं। स्कूल हो या यूपीएससी, इनका भूगोल समझना बहुत जरूरी है। अब अगला रोमांच शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं इंसान ने पानी रोककर बिजली कैसे बनाई? अगली क्लास में हम डैम्स इन इंडिया समझेंगे। आज हम भारत के मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स देखेंगे और जानेंगे कि ये बांध हमारी बिजली, सिंचाई और विकास के लिए क्यों जरूरी हैं। अब यहाँ देखिए,
सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नांगल भारत की सबसे बड़ी परियोजना है जो पंजाब और हरियाणा को बिजली देती है। जरा यहाँ नजर डालिए। महानदी पर बना हीराकुंड दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है जो मुख्य रूप से बाढ़ रोकता है। अब चलते हैं दामोदर घाटी। ये आजाद भारत की पहली बड़ी योजना थी जिसे विशेष रूप से बाढ़ प्रबंधन के लिए बनाया गया था। अब यहाँ देखिए, नर्मदा पर बना सरदार सरोवर बांध गुजरात और राजस्थान के सूखे क्षेत्रों के लिए पानी और बिजली का मुख्य स्रोत है। चलिए अब पहाड़ों पर चलते हैं। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो भारी मात्रा में बिजली बनाता है। अब दक्षिण भारत देखिए, तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का संयुक्त प्रयास है जो सिंचाई के साथ जल विद्युत शक्ति भी उत्पन्न करती है। जरा यहाँ गौर कीजिए, कोसी परियोजना बिहार और नेपाल का साझा उपक्रम है जो विनाशकारी बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है। अब चलते हैं चंबल नदी की ओर। यहाँ गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान और मध्य प्रदेश के कृषि विकास की जान है। अब कृष्णा नदी पर बना नागार्जुन सागर देखिए, ये सिंचाई का एक महान केंद्र है जो लाखों एकड़ जमीन को हरा भरा बना देता है। यहाँ देखिए, ये बांध लाभदायक तो हैं, लेकिन गाद जमा होना और लोगों का विस्थापन आज भी इनके सामने एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स समझेंगे। क्या आपने सोचा है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्यों गिरता है?